क्या ईशा जी, बिना एनिमेशन का वीडियो ऐसा कौन करता है भला? आई नो, सेहत टॉक में मैं एनिमेशन के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे शरीर के अंदर क्या सब चल रहा है, लेकिन यहाँ पॉडकास्ट में आपकी थोड़ी सी इमेजिनेशन की ज़रूरत है। तो रात को ईयरफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए और देखिए अपनी खुद की फ़िल्म। आज की फ़िल्म थोड़ी खौफनाक है। आज का दर्द भरा किस्सा है दुनिया की पहली महिला गणितज्ञ, पहली फीमेल मैथमेटिशियन हाइपेशिया का। वो कौन थी? शहर के चौराहे पर एक बग्गी को रोका जाता है। बग्गी में सवार महिला को भीड़ घेर लेती है। उसे जबरन बग्गी से उतारती है और घसीटती हुई एक चर्च में ले जाती है। सिर्फ मर्दों से भरी यह भीड़ पहले बेरहमी से उसके कपड़े फाड़ती है और फिर पीट पीट कर उसकी जान ले लेती है। भीड़ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता, तो उस महिला की लाश को आग के हवाले कर देती है। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप सुन रहे हैं डॉयचे वेले हिंदी का पॉडकास्ट वो कौन थी। कौन थी वो महिला और क्यों उसे इतनी बेरहमी से मारा गया? क्या दोष रहा होगा उसका कि इस बर्बरता के साथ उसकी जान ले ली गई? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक बहुत 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 ही पुराना किस्सा। 100, 200, 300 नहीं, कुछ 1600 साल पुराना किस्सा। जी हाँ, 1600 साल पुराना किस्सा। इतना पुराना कि उस वक्त की कल्पना करना भी हमारे लिए आसान नहीं है। आज की कहानी है प्राचीन मिस्र में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम था हाइपेशिया। सिकंदर का नाम तो आप जानते ही हैं, अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट। प्राचीन ग्रीस के इस राजा के नाम के आगे ग्रेट या फिर महान इसलिए लगता है क्योंकि महज 30 साल की उम्र में सिकंदर ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। यूनान यानी ग्रीस से लेकर भारत तक लगभग सब जगह सिकंदर का ही राज था। कहते हैं सिकंदर को जंग में हराना नामुमकिन काम था। उसी अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर 331 ईसा पूर्व में मिस्र के एक शहर का नाम रखा गया अलेक्जेंड्रिया। इस शहर को खुद सिकंदर ने ही बसाया था। सिकंदर को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एरिस्टोटल जैसे विद्वान उनके शिक्षक रह चुके थे। कहते हैं सिकंदर घंटों दर्शन शास्त्र पर बहस कर सकते थे। ज्ञान के प्रति उनका ये लगाव ही था कि उन्होंने शहर के बीचों बीच एक म्यूजियम बनवाया था। ध्यान रहे, हम ये बात 331 ईसा पूर्व की कर रहे हैं, यानी आज से 2350 साल पहले की। इस म्यूजियम की आज की यूनिवर्सिटी से तुलना की जा सकती है। इस म्यूजियम का सदस्य होना उतने ही गौरव की बात थी जितना कि आज के जमाने में ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में प्रोफेसर होना। यहां एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी थी। अब आप सोचेंगे उस जमाने में कहां कोई किताबें हुआ करती थी, तो फिर लाइब्रेरी का क्या मतलब हुआ? आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुराने जमाने में जब एक राजा किसी दूसरे को चिट्ठी भेजता था तो वो एक लंबे से कागज पर लिखी होती थी, जिसे रोल करके रखा जाता था। पढ़ने के लिए उसे खोलते और फिर रोल करके बंद कर देते। इन्हें स्क्रॉल कहा जाता था। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में कुछ 5 लाख स्क्रॉल मौजूद थे। यही वहां की किताबें थी। तो इस तरह से हुई थी इस शहर की शुरुआत। सिकंदर ग्रीस के थे, इसलिए उन्होंने यहां ग्रीस के लोगों को भी बसाया। अगले 100 सालों के बीच ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर बन गया था। कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, हर लिहाज से ये शहर समृद्ध था और सत्ता के लिहाज से ये इतना अहम हो गया था कि इस पर कब्जा करने के लिए जंग होने लगी थी। उस दौर का हर सम्राट इसकी ओर खींचा जाता था। शहर बसने के कुछ 300 साल बाद जूलियस सीजर यहाँ रोमन साम्राज्य लेकर आए थे।
तक यहाँ की आबादी में मिस्र के लोग थे, ग्रीस के लोग थे, जिनकी अपनी अपनी आस्थाएं थी। इनके अलावा यहाँ यहूदी रहते थे। दुनिया में यहूदियों की सबसे ज्यादा आबादी यहीं थी। लेकिन रोमन साम्राज्य के आने के साथ यहाँ ईसाई भी आ गए और इसके साथ ही यहाँ के हालात बदलने लगे। जूलियस सीजर के आक्रमण के साथ ही यहाँ की लाइब्रेरी जला दी गई। अब शहर में रहने वालों का ध्यान कला, संस्कृति, साहित्य वगैरह से हटकर धर्म की लड़ाई पर टिक गया था। जैसे जैसे ईसाइयों की आबादी बढ़ी, झगड़ा और बढ़ता गया और फिर कुछ 350 साल बाद रोमन साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गया और जंग का खामियाजा एक बार फिर शहर की लाइब्रेरी को उठाना पड़ा। एक शहर जिसका कभी दुनिया भर में रुतबा था, जो अपने विद्वानों के लिए जाना जाता था, वहां अब सबसे जरूरी बन गई थी मजहब की जंग। आप सोच रहे होंगे मैं आपको अलेक्जेंड्रिया का इतिहास ही क्यों सुनाती चली जा रही हूं और इस इतिहास में हाइपेशिया का किस्सा कहां गायब हो गया। दरअसल हाइपेशिया की कहानी को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो दौर किस तरह का था, अलेक्जेंड्रिया का माहौल कैसा था। वैसे तो अलेक्जेंड्रिया का इतिहास बहुत दिलचस्प है और इस पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन फिलहाल हम पहुंचते हैं हाइपेशिया की कहानी पर। हाइपेशिया का जन्म हुआ सन 350 के आसपास। जिस दौरान वो बड़ी हो रही थी उसी दौरान रोमन साम्राज्य का बंटवारा हुआ था और ईसाइयों, मुसलमानों और वहां रहने वाले अन्य आस्थाओं के लोगों के बीच लड़ाई जारी थी। लेकिन इस माहौल में भी कुछ लोग थे जो शिक्षा की अहमियत को समझते थे। इनमें से एक थे थियोन, अलेक्जेंड्रिया की विख्यात लाइब्रेरी के आखिरी सदस्य। ये गणित के विद्वान थे। न केवल हिसाब लगाने में इन्हें महारत हासिल थी, बल्कि आसमान में मौजूद तारों को भी वो खूब समझते थे। यानी गणित के साथ साथ खगोल शास्त्र का भी उन्हें खूब ज्ञान था। और इन्हीं की इकलौती बेटी थी हाइपेशिया। पिता ने हमेशा से ही हाइपेशिया की पढ़ाई को बढ़ावा दिया। जहां दूसरे लोग अपनी बेटियों को घर के काम और खाना पकाना सिखाते थे, थियोन अपनी बेटी को बेटों वाली परवरिश दे रहे थे। हाइपेशिया की भी पढ़ाई लिखाई में खूब रुचि थी। अब जब आपके घर में ही टीचर हो तो आपके मन में जब भी कोई सवाल आए आप उसे सीधे पूछ सकते हैं। लेकिन हाइपेशिया पिता से मिलने वाली जानकारी तक ही सीमित नहीं रहती थी। जब भी कुछ जानने की जिज्ञासा होती तो खुद ही जवाब खोजने निकल जाती थी। बड़ी होकर हाइपेशिया ने पिता की ही तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। वो अपने पिता से भी बड़ी विद्वान बन चुकी थी। अलेक्जेंड्रिया की यूनिवर्सिटी में हाइपेशिया से पहले कभी कोई महिला टीचर नहीं रही थी। पुरुषों की दुनिया में वो अकेली खड़ी थी। लेकिन ना ही उन्हें ये अजीब लगता था और ना उन्हें सुनने वालों को। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले पुरुष हों या पढ़ने के लिए आने वाले पुरुष, सब उनका सम्मान करते थे। अपने वक्त में हाइपेशिया दुनिया के बेहतरीन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर में गिनी जाती थी। न केवल वो पढ़ाती थी, बल्कि पुरानी किताबों के बारे में लेख भी लिखा करती थी और उन्हें कुछ वैज्ञानिक उपकरण बनाना भी आता था, जैसे कि एस्ट्रोलेब। ये एक ऐसा यंत्र था जो तारों और ग्रहों की स्थिति के आधार पर दिन और वक्त का पता लगा सकता था। इससे ये भी पता लगाया जा सकता था कि किस दिन कौन सा तारा या ग्रह आसमान में कहां दिखेगा। इसी तरह से उन्हें हाइड्रोमीटर भी बनाना आता था, जिसका इस्तेमाल किसी तरल पदार्थ के घनत्व को समझने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि हाइपेशिया ने ही इसका आविष्कार किया था। विज्ञान की दुनिया में आज भी इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है।
हाइपेशिया के अलावा उस जमाने की और किसी भी महिला के बारे में ऐसी जानकारी नहीं है कि वो घर से बाहर निकलकर विद्वानों के बीच कोई काम कर रही हो। उस जमाने के अधिकतर दस्तावेज तो आज मौजूद नहीं है। कुछ वक्त के साथ नष्ट हो गए तो कुछ को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। लेकिन जितनी जानकारी है उसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि हाइपेशिया दुनिया की पहली महिला गणितज्ञ, पहली महिला खगोल शास्त्री और पहली महिला प्रोफेसर थी। गणित और फिजिक्स के अलावा हाइपेशिया को दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में भी महारत हासिल थी। जब वो फिलॉसफी पर लेक्चर देना शुरू करती थी तो उन्हें सुनने के लिए भारी तादाद में लोग जमा हो जाते थे। वो प्लाटो, एरिस्टोटल, प्लॉटिनस और पाइथागोरस के सिद्धांतों में विश्वास रखती थी और उन्हीं का प्रचार भी करती थी। इसे नियोप्लेटोनिज्म कहा जाता था। नियोप्लेटोनिज्म के अनुसार गणित को 4 भागों में बांटा जाता है: अरिथमेटिक यानी अंकगणित, ज्योमेट्री यानी रेखा गणित, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विद्या और संगीत। और इन चारों को मिलाकर ब्रह्मांड के सभी राज समझे जा सकते हैं। गणित के बेहद पेचीदा और मुश्किल सिद्धांतों को हाइपेशिया पढ़ाने के अपने अनोखे स्टाइल से आसान और दिलचस्प बना देती थी। हाइपेशिया जिस तरह से इन सिद्धांतों को समझाती थी उससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और कुछ तो इस हद तक उनमें विश्वास करने लगे थे कि उन्हें अपने आप में ही एक आस्था के रूप में देखने लगे थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, उस जमाने में ईसाई थे, यहूदी थे और उनके अलावा बहुत से अलग अलग आस्थाओं वाले लोग थे। ये आस्थाएं किसी विशेष धर्म की नहीं थी। कोई किसी एक मूर्ति या किसी खास सिद्धांत में विश्वास करने लगता था और उसके साथ साथ जब सैकड़ों लोग आ जाते तो उसे एक आस्था का नाम दे दिया जाता। इसे पेगन कहा जाता था। इस लिहाज से हाइपेशिया भी एक पेगन बन गई थी। हालांकि वो जो सब पढ़ा रही थी उसका किसी धर्म या आस्था से कोई लेना देना नहीं था। कई बार तो ईसाई और यहूदी स्टूडेंट भी दूर दूर से उनके लेक्चर सुनने के लिए आया करते थे। इस बीच अलेक्जेंड्रिया ईसाई राज्य घोषित किया जा चुका था। ऐसे में ईसाइयों और पेगन के बीच आए दिन लड़ाई होती रहती। ईसाई यहूदियों को परेशान करते, पेगन मंदिरों को तोड़ डालते। हाइपेशिया भी ईसाइयों की आंखों में खटकने लगी थी क्योंकि वो जिन बातों का, जिस विज्ञान का प्रचार कर रही थी, ईसाई उन्हें गलत मानते थे और यही आगे चलकर उनकी मौत की वजह भी बन गया। उस जमाने की राजनीति में 2 अहम नाम थे, आर्चबिशप सिरिल और गवर्नर ओरेस्टिस। सिरिल कट्टर विचारधारा वाले पादरी थे जो अक्सर लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काते थे, जबकि ओरेस्टिस शांतिप्रिय नेता थे। वो खुद भी ईसाई थे लेकिन सबके बीच भाईचारा चाहते थे। शहर के हालात देखते हुए गवर्नर ओरेस्टिस हाइपेशिया के पास सलाह लेने गए। हाइपेशिया ने उन्हें निष्पक्ष होकर कार्रवाई करने को कहा। शायद वो ऐसा करते भी, लेकिन इस बीच ईसाइयों के एक झुंड ने उन्हीं पर हमला कर दिया। बदले में गवर्नर ने हमलावरों के नेता को मौत की सजा सुनवा दी। पादरी सिरिल को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने हाइपेशिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हाइपेशिया ने जरूर गवर्नर पर काला जादू कर दिया होगा, इसीलिए तो वो अपने ही धर्म के खिलाफ हो गए हैं। मार्च 415 में ईसाइयों के एक झुंड ने हाइपेशिया की बग्गी पर हमला किया और बेरहमी से उनकी जान ले ली। इतिहासकार एम मंगसारियन ने उस भयानक मंजर को इन शब्दों में लिखा है। अगली सुबह जब हाइपेशिया अपने घर के बाहर बग्गी में सवार दिखी, अचानक ही 500 आदमी वहां आ गए। काले कपड़े पहने, अपना चेहरा ढके, 500 ईसाई भिक्षु, क्रॉस के सैनिक।
किसी काली आंधी की तरह वो सड़क पर आए, उसकी बग्गी पर चढ़े और उसे घसीटते हुए, बालों से खींचते हुए उसे, उफ, कैसे कहूँ ये शब्द, उसे चर्च में ले गए। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि भिक्षुओं ने उसे क्रॉस को चूमने को कहा, उसे ईसाई बन जाने को कहा कि अगर जान बचानी है तो मठ का हिस्सा बन जाओ। सेंट सिरिल के दाहिने हाथ कहे जाने वाले पीटर द रीडर के नेतृत्व में उन भिक्षुओं ने बिना किसी शर्म के उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे नंगा कर ऑल्टर तक ले गए और वहां क्रॉस के पास रखी सीपियों से उसकी खाल खींचने लगे। चर्च का संगमरमर का फर्श उसके गर्म खून से लथपथ था। ऑल्टर और क्रॉस पर उसके खून के छींटे लगे थे। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और फिर कातिलों ने पागलपन से भरी नफरत में उस कटे फटे शरीर को आग के हवाले कर दिया था। इतिहासकार एम मंगसारियन के ये शब्द पढ़ते हुए मेरी रूह कांप रही है। मैं सोच रही हूं कि इंसान अपने अंदर इतनी नफरत जमा कैसे करता है, वो भी एक ऐसे शख्स के खिलाफ जो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान भर रहा हो। इतिहास में हाइपेशिया को न केवल उनकी उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है बल्कि उनकी इस बर्बर हत्या के लिए भी, क्योंकि इसके बाद से अलेक्जेंड्रिया का स्वरूप बदल गया। भीड़ ने सिर्फ हाइपेशिया के ही जीवन का अंत नहीं किया था, बल्कि ये सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अलेक्जेंड्रिया का अंत भी था। सिरिल के आदेश पर अलेक्जेंड्रिया की यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। सभी विद्वान डर के मारे शहर छोड़कर चले गए। हाइपेशिया की हत्या को सिरिल ने ये कहकर जायज ठहराया कि वो मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रही थी। हाइपेशिया शहर के पतन की निशानी बन गई। आपने अक्सर सुना होगा ब्यूटी विद ब्रेन्स। किसी महिला के लिए अंग्रेजी के ये 3 शब्द तारीफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाइपेशिया के लिए भी अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वो जितनी बुद्धिमान थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि किसी एक महिला में ब्यूटी और ब्रेन दोनों का होना लोगों के लिए हैरानी की बात क्यों होता है? क्या खूबसूरत औरत बुद्धिमान नहीं हो सकती? कभी मर्दों के लिए कहा जाता है हैंडसम विद ब्रेन्स। क्यों? मर्दों के पास बुद्धि और सुंदरता दोनों एक साथ होना सामान्य सी बात है और औरतों के मामले में अचंभा। सदियां बीत गई लेकिन औरतों को लेकर सोच आज भी बहुत ज्यादा बदली नहीं है ना? डॉयचे वेले का ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए और आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी DW हिंदी से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और अगली बार जब आपको कोई ये कॉम्प्लीमेंट दे तो उससे सवाल ज़रूर कीजिएगा और हाइपेशिया के बारे में सोचिएगा। नमस्कार। तो सोचा था आपने कि ब्यूटी विद ब्रेन्स कॉम्प्लीमेंट नहीं इंसल्ट है? आइंदा किसी को कहने से पहले इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आज की कहानी थोड़ी हिस्ट्री की क्लास जैसी हो गई। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।